तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है संडे। संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे। काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। और अभी आप लोगों ने ओमिक्रॉन के बारे में सुना था। ओमिक्रॉन और डेल्टा का मिक्सचर वर्जन आ गया है। ये क्या है नया वर्जन, उसके बारे में स्टार्टिंग में ही मैं एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, पर लेकिन उससे पहले आप लोगों ने सुना होगा जान है तो जहान है। यानी कि जब इंसान जिंदा रहेगा तभी तो एग्जाम देगा, तभी तो और चीजों की ध्यान रखेगा। तो उससे पहले एग्जाम से पहले आप लोगों की पहले आती है हेल्थ। तो हेल्थ के बारे में बात करूंगा। ओमिक्रॉन जो है यहाँ पर और डेल्टा का जो मिक्सचर ये आया है नया वर्जन, ये क्या है, कैसे कैसे इंपैक्ट डाल रहा है और ये काफी लार्ज स्केल पर फैल रहा है और बहुत सारी और भी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में आज का जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ में। देखिए यार, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिंदगी में ये सोचते होंगे यार हमारी जिंदगी ना बिल्कुल बर्बाद चल रही है, सामने वाले की जिंदगी बड़ी अच्छी है। सामने वाले की जिंदगी देखकर हम लोग को लगता है यार वो ना जिंदगी के पूरे मजे ले रहा है, भले ही वो इंसान जो है अपनी जिंदगी रो रो कर काट रहा हो। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एग्जाम में बैठे होते हैं ना आप लोग को हमेशा अपने से आगे बैठा वाला पर्सन जो है वो हमेशा समझदार लगता है, भले ही वो कॉपी में अपने गाने क्यों ना लिख रहा हो। तो वही होता है, हम लोग नॉर्मली अपनी जिंदगी को जो है उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और सामने वाले की चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अपनी ओरिजिनलिटी खोकर हम लोग दूसरे को फॉलो करने लग जाते हैं, दूसरे कॉपी करने लग जाते हैं, जबकि हर एक इंसान यूनिक है। तो बोला यह गया कि अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी किसी का सपना हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिंदगी आज के डेट में आप लोग जी रहे हो ना, ऐसी जिंदगी भी उनको नसीब नहीं होगी। तो इसलिए कभी भी अगर आप लोगों को लगे आप लोगों की जिंदगी जो है बहुत ही बेकार चल रही है, तो कभी सड़क पर निकल जाना जहां पर बहुत सारे भिखारी बैठे रहते हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतर है। जिनके बदन पर ढंग से कपड़े नहीं है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और आप लोग हमेशा उन चीजों के शुक्रगुजार रहने की कोशिश करो जिन चीजों से आप लोगों को जिंदगी में फायदा हो रहा है और जो चीज जो है आप लोगों को सपोर्ट कर रही है। खासकर पेरेंट्स की मैं यहां पर बात करूंगा। अपनी आवश्यकताओं को मारकर वो हमेशा आप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और अगर आप लोग अपने पेरेंट्स को फिर भी आप लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं तो आप लोगों को ये चीजें आगे तब आप लोगों को फील होगा जब आप लोग आगे चल के पेरेंट्स बनोगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ क्या दर्द माँ बाप ने झेला है आप लोगों को यहां तक लाने के लिए। तो ये सारी चीजें यार कभी भी अपनी जिंदगी में जो मिला है ना उसको कभी भी ये नहीं बोलना है कि यार ये क्या मिल गया, ठीक है। कोशिश करो कि उससे इंप्रूव क्या कर सकते हो। अगर आप लोग करना है तो वो वाली चीज जिंदगी में लेकर आओ। आप लोग हमेशा प्रोग्रेसिव पाथ पर अपने आप को पाओगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हुए भी आप लोग यहां पर देखते हुए मिलोगे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे, ये है यहां पर डेल्मिक्रॉन, ठीक है। तो ये डेल्मिक्रॉन क्या है जिसको सुपर स्ट्रेन की कैटेगरी में अभी डाल दिया गया है। तो इसी से हम लोग चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले इसके बारे में मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा और इसी के साथ में यहां पर फिर आगे न्यूज एनालिसिस देखेंगे सारा, क्योंकि आज जो है एडिटोरियल नहीं आते हैं तो इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी जो कि हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। देखिए यार, पूरा दिन जो भी आप लोग व्यतीत करते हैं ना, आप लोग बिताते हैं पूरे 24 घंटे, कोशिश करोगे उसमें से कम एक मिनिमम स्टडी टाइम अपना रखा करो जिसमें कम से कम आप लोग मेरे हिसाब से 6 घंटे एटलीस्ट आप लोगों को दिन में पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, चाहे जिंदगी जो है वो इधर की इधर हो जाए। तो 6 घंटे अपना टाइम ड्यूरेशन बना लीजिए। उसके बाद में बचे हुए 18 घंटे उसमें सोइए, खाइए, नहाइए, धोइए, जो भी आप लोगों को लगता है वो आप लोग करिए, पर 6 घंटे अपने फिक्स कर दो कि आज 6 घंटे कम से कम पढ़ाई में देने ही देने हैं। ये ऊपर वैरी भी कर सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 6 ही करने हैं, जिसको लगता है 7 कर सकता है, 8 कर सकता है, पर एक मिनिमम स्टडी आर अपना बना लीजिए कि इतना पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी होता रहे, जिंदगी अच्छी चलती रहे चाहे बुरी चलती रहे, पर लेकिन इतना पढ़ना ही पढ़ना है हमेशा। तो आप लोग कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। बात करते हैं यहां पर, ये है क्या डेल्मिक्रॉन। डेल्मिक्रॉन जो है सबसे खतरनाक बात तो यहां पर यह है कि ये एक डेल्टा और जो ओमिक्रॉन है दोनों का कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है। यानी कि जो नए वेरिएंट अभी कोरोना के निकल कर आए थे, वेरिएंट का मतलब बोल सकते हैं अलग अलग बच्चे, एक इंसान है जिसका नाम है कोरोना है, उसके अलग अलग बच्चे निकल कर आ रहे हैं। यहां पर ये इतने सारे बच्चे हो गए कि उसको समझ में नहीं आया इनके नाम क्या रखने हैं। तो पहले तो नाम रखने का नामांकन स्टार्ट किया गया, अच्छा इनको ये बुलाते हैं वो बुलाते हैं, तो अलग अलग नाम रखे गए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, अभी हम लोग बात करेंगे एक तो डेल्टा के बारे में। अब तक का सबसे खतरनाक डेल्टा है, उसका रीजन भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि डेल्टा जो है इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था इंडिया के अंदर में। और हमारे देश में लोग जो है आज के डेट में इतना पोल्यूटेड पानी, इतना पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, यानी कि प्रदूषण पानी, बहुत ज्यादा प्रदूषित पानी रहेगा, मिट्टी में प्रदूषित रहेगा और आप लोगों को हवा में प्रदूषण, एयर पोल्यूशन आज के डेट में देखने को मिलेगा। तो जो अगर हमारी बॉडी पर कोई भी वायरस अगर इंपैक्ट करता है तो उसको थोड़ा ताकतवर होने का मांगता है। यानी कहने का मतलब ये, जब तक उसमें हिम्मत नहीं होगी खुद, इससे ज्यादा जितना तो डेल्टा के अंदर खुद के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इससे ज्यादा वायरस तो हम लोग डेली वैसे ही खा रहे हैं।
तो यहाँ पर डेल्टा को थोड़ा सा और ज्यादा ताकतवर होना पड़ा हमारी बॉडी पर इंपैक्ट डालने के लिए। अब सोचिए जो डेल्टा हमारे देश में पनपा वो इतना ताकतवर यहाँ पर बेसिकली बन गया। अब वही वाला जो डेल्टा है अब यूएसए में जाकर अगर किसी के ऊपर अटैक करेगा, जहां पर जरा जरा सी धूल के कण से भी लोग बचे रहते हैं, वहां पर अपनों को इतना ज्यादा सुरक्षित रखते हैं। अब वहां पर उनकी जो इम्यूनिटी है वो इंडियन इम्यूनिटी से काफी ज्यादा आप लोगों को कम नजर आएगी। इसके ऊपर कई सारी स्टडी भी की गई कि वायरस का इंडिया के ऊपर इतना कम इंपैक्ट देखने को क्यों मिला, क्योंकि हमारी कंट्री में जो इम्यूनिटी है वो एक जबरदस्त या शानदार इम्यूनिटी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि लोग इतने ज्यादा पोल्यूशन से ऑलरेडी घिरे हुए हैं कि ये डेल्टा वेल्टा आकर चले गए, पता भी नहीं चला लोगों को। बहुत सारे वही लोग जो हैं बेसिकली इनके शिकार हुए जो कोई बीमारी का शिकार थे ऑलरेडी, ठीक है, कोई ऑलरेडी पहले से बीमारी थी उनको, या फिर कोई इस तरीके से कोई कंडीशन बनी हुई थी, उनकी एज जो है ज्यादा हो चुकी थी, तो वही यहां पर कंडीशन देखने को मिली। वरना मैक्सिमम जो लोग हैं उनके ऊपर इसका इंपैक्ट ही नहीं पड़ा। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। पर लेकिन अब यहां पर जो बात करें ओमिक्रॉन बोल रहा है कि फास्ट ज्यादा है डेल्टा से, पर लेकिन डेल्टा जितना खतरनाक नहीं है। अब सोचिए जब दोनों का वर्जन यहां पर आ जाएगा, यानी कि डेल्टा और ओमिक्रॉन का वर्जन मिल जाएगा जिसको यहां पर डेल्मिक्रॉन बोला गया है, तो अब ये क्या कंडीशन क्रिएट कर सकता है? तो ये और ज्यादा कंडीशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन था वो ओनली सिंगल म्यूटेशन स्ट्रेन अपने अंदर रखता था। अब यहां पर ये एक तरीके की रेयर डिजीज आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि यहां पर डबल चीजों के ऊपर चल रही है। उन्हें आप लोगों ने मूवी देखी होगी, मूवी का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जिसमें नहीं अजय देवगन वो 2 मोटरसाइकिल पर पैर रखकर चलता है, जो उसकी बहुत ज्यादा फेमस भी हुई थी। तो क्या करता है, 2 मोटरसाइकिल पर पैर रखकर चलता है, दिखाया जाता है स्टार्टिंग में। तो वही वाली चीजें यहाँ पर अब यहाँ पर जो नया कोरोना वायरस आ रहा है वो 2 बेसिकली वेरिएंट पर पैर रखकर चलेगा, और ये जो दोनों वेरिएंट है ये बेसिकली वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में इनको डाला गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये होता है कि जो प्रेजेंट टाइम पर आप लोगों के पास में जो भी दवाइयां हैं वो आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट नहीं डाल रही हैं, इसी के साथ में काफी फास्ट तरीके से यहाँ पर ये मूव कर रहा है, और यहाँ पर लोगों की इम्यूनिटी को ये प्रस्त कर दे रहा है, अस्त व्यस्त कर दे रहा है। उसकी इम्यूनिटी जो है वो यहाँ पर इसके सामने टिक नहीं पा रही है। तो अब तक यहाँ पर ऐसा ओमिक्रॉन था जिसको बोला था B11529, दूसरे नंबर पर डेल्टा था जिसका नाम था B1617.2, तीसरे नंबर पर गामा था P.1, यहाँ पर डेल्टा था यहाँ पर B.1.351, और फिर था अल्फा यहाँ पर जिसका था B1.11.7, ठीक है। तो ये अलग अलग एरिया से निकल कर आए, जैसे ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका डेल्टा से निकल कर आया, डेल्टा इंडिया से बेसिकली निकल कर आए का मतलब ये नहीं कि हमारे देश में ये बेसिकली पनपे हैं, इनका मतलब है कि हमारे देश से पहली बार इनको आइडेंटिफाई किया गया है। गामा यहाँ पर ब्राजील और साउथ अफ्रीका ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बीटा, और ये अल्फा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। अब ये स्ट्रेन का फंडा क्या होता है, देखिए पेरेंट्स होते हैं, देखिए माँ बाप होते हैं, अब माँ बाप में से बच्चे निकलते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर जो पेरेंट्स हैं बिल्कुल ऐसे ही बच्चे आप लोगों को नजर नहीं आएंगे, आप लोगों को बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेंगे। पेरेंट्स थोड़े सीधे होंगे, बच्चे थोड़े हरामी टाइप के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बच्चों का जो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो उनका एक तरीके से डीएनए है, उसके अंदर आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आएगा। जब ये जो चेंज है यहाँ पर ये एक तरीके से और ज्यादा लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो एक नया चेंज नजर आएगा। तो बच्चे का बिहेवियर जो है उसके पेरेंट्स के बिहेवियर से डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंट बिहेवियर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यही वो डिफरेंट बिहेवियर है जिसके ऊपर यानी कि इनके माँ बाप जो थे उसके ऊपर जो दवाई का एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग कर रहे थे, तो वो दवाई उसके माँ बाप के ऊपर इंपैक्ट डाल रही थी, उसको बेसिकली कंट्रोल कर रही थी, उसकी बीमारी को, जो बीमारी यानी कि जो कोरोना, जो पापा थे पहले स्टार्टिंग में जो कोरोना आए थे उसको खत्म कर डाला था यहाँ पर जो दवाई बनाएगी कहीं ना कहीं। पर लेकिन जो बच्चे हैं उसके ऊपर इसका इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। तो ये इस तरीके से खतरनाक चीजें होती जा रही है। जैसे घरों में पहले मच्छर जो थे वो कोयल से भाग जाया करते थे, पर लेकिन अब लिक्विड वाला भी लगाओ और वो भी फास्ट मोड पर, तो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो ये सोचने के लिए मजबूर यहाँ पर कर देता है। और अभी नया नाम खोजने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि अगर नया नाम खोजते तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। जब यहाँ पर बोला गया कि हम लोग को 2 नाम देने हैं ओमिक्रॉन के सामने, तो यहाँ पर एक तो न्यू आया, न्यू को बोला गया था कि यार ये तो कोई नया, जैसे न्यू ईयर आ गया तो नए के साथ में लोग जो है वो एक तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कई जगह यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर को न्यू एक तरीके से बोला जाता है, न्यू ईयर करके एक तरीके से नया कुछ भी अगर स्टार्ट कुछ भी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो कई सारे देश में यहाँ पर इसको यूज किया था तो कंफ्यूजन हो जाता। और सी जिनपिंग आप लोगों को पता ही है, ये इसलिए रखा गया क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, तो चाइना के प्रेसिडेंट कोरोना वायरस जिनपिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसा लगता, यस या फिर नो, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो तो थोड़ा सा WHO जो है पीछे हट गया, मुझे तो बड़ा सपोर्टिंग लगा, मैं तो सपोर्ट कर देता, वोट डालता, मैंने कहा हाँ भाई साहब यही नाम होना चाहिए। अभी यहाँ पर आगे नाम देने का कोई मतलब बना नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों को मिक्स कर दे यहाँ पर, ये हो गया ओमिक्रॉन और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा डेल्टा।
तो इसीलिए इसका नाम जो यहाँ पर निकल कर आएगा, दोनों का मिक्स कर यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया, जिसको हम लोगों ने बोल दिया यहाँ पर डेल्मिक्रोन। तो डेल्मिक्रोन आप लोगों को यहाँ पर अभी काफी बड़ा इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। ओमिक्रॉन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो लगभग यूएसए के अंदर अगर आप लोग जाएंगे 73% यानी कि 73% जो नए केस अभी निकल कर आ रहे हैं वो सारे आप लोगों को यहाँ पर इसी के देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो यूएसए का यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो डेटा है उसके द्वारा बताया गया ओवर 99.5% जो इन्फेक्शन है कंट्री के अंदर में नवंबर में डेल्टा की वजह से था। अब यहां पर ओमिक्रॉन के 73% आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और जहां डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्सचर आ रहा है तो अब ये नया वायरस आप लोगों को यहां पर पनपता हुआ नजर आएगा। तो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट था यहां पर वो ऑलरेडी एक तरीके से आप लोगों ने देखा सरपास कर चुका था डेल्टा को एज ए डोमिनेंट, यानी कि फैल तो रहा था काफी लार्ज स्केल पर ओमिक्रॉन पर, लेकिन अगर मारने की क्षमता आप लोग देखोगे तो वो डेल्टा की ज्यादा थी, और फास्ट भागने की क्षमता देखोगे तो यहां पर ओमिक्रॉन की ज्यादा थी। यानी कि ये थोड़ा सा बूढ़ा हो गया क्योंकि ये एक तरीके से पुराना वायरस है और ये नया आया अभी यहां पर, तो ये अभी यहां पर इसके अंदर ज्यादा ताकत है भागने की, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। अभी अगर मुद्दे की बात करूं तो यूके के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कोविड-19 के जो नए केस आ रहे हैं, लगभग 1 लाख से ज्यादा जो नए केस अभी रजिस्टर किए गए वो सारे ओमिक्रॉन के हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहां पर जो डेल्मिक्रॉन और जो ओमिक्रॉन में अगर बात करें यहां पर अगर इनको देखा जाए तो जो ओमिक्रॉन है यहां पर उसके अंदर जो म्यूटेशन है ये 511529 अगर देखें बेसिकली SARS-CoV-2, देखिए याद रखिए कोविड-19 है बीमारी का नाम, ठीक है। और बात करें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम CoV-2, ये क्या है, ये है वायरस का नाम, तो दोनों में कंफ्यूजन आना नहीं आप लोगों को। तो ये जो निकल कर आया था ये साउथ अफ्रीका से यहां पर निकल कर आया था, और अभी जो यहां पर डेल्मिक्रॉन है इसके बारे में अभी स्टडी की जा रही है अभी, और इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। डेल्मिक्रॉन जो है यहां पर कॉम्बिनेशन है डेल्टा और ओमिक्रॉन का, तो इसके अंदर 2 स्पाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इसकी 2 चोंच आप लोग एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, यानी कि इसके अंदर वेरिएंट आप लोग को अलग नजर आएंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताता हूं, कईयों को पता भी होगा अगर लेक्चर आप लोग सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं रेगुलर या फिर पहली बार सुन रहे हैं उनको पहली बार जानने को मिलेगा। आप लोगों ने सुना है कभी कि यार ये जो वायरस होता है इसकी बीमारी जो होती है इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों हो जाती है, आखिर लोग इतने ज्यादा हड़बड़ा क्यों जाते हैं, कभी इसके बारे में सोचा आप लोगों ने माइंड में? आप लोगों ने अगर नहीं सोचा होगा तो मैं आप लोगों को बताऊं यहां पर बेसिकली मुद्दा क्या है। मुद्दा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जो वायरस होता है ना वो अपना नेचर चेंज करते रहता है, यानी कि आज वो आप लोगों ने डेल्टा देखा, कल को वो ओमिक्रॉन हो गया, परसों को वो डेल्मिक्रॉन हो गया, तो अगर आप लोगों ने दवाई डेल्टा की बना ली तो फिर वो ओमिक्रॉन पर कम इंपैक्ट डालेगी, पता चला डेलिक्रॉन पर और भी कम इंपैक्ट डाली यहाँ पर डेल्मिक्रॉन पर। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग पैटर्न में चीजें चलती हुई नजर आती हैं। तो जब एक चीज की दवाई बना लेते हो तो फिर पता चला दुनिया भर के उसके बच्चे आकर खड़े हो गए कि मुझे मार ले, आज मुझे मार, ठीक है, अल्फा आ गया, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, लोटा, कप्पा, तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कंडीशन ये बन जाती है कि उसका नेचर जो चेंज होता रहता है। इंडिया के अंदर ही आप लोगों को 2 देखने को मिलेंगे, डेल्टा और कप्पा, कटप्पा नहीं कप्पा, ठीक है, याद रखिएगा इसको, कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं आप लोगों से, तो ये आप लोगों को यहां पर नजर आए। तो इसका मुद्दा क्या बन गया, मुद्दा ये बन गया कि ये जो है यहां पर कहीं ना कहीं अब यहां पर आज की डेट में दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये यहां पर वायरस जो इसीलिए उसकी दवाई नहीं बना पाते हैं नॉर्मली, नेचर चेंज होता रहता है, कितने की दवाई बनाओगे आप लोग वो चेंज होता रहेगा, इसीलिए एड्स की दवाई भी काफी ज्यादा इफेक्टिव आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, कई बार कहीं ना कहीं नेचर चेंज होते रहते हैं चीजों की। जो डेल्मिक्रॉन सिम्टम्स के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो सिम्टम्स तो यार वही है, टेम्परेचर वगैरह रहेगा, कफ वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को टेस्ट आना बंद हो जाता है, नाक जो बहती रहती है, सर में दर्द, गले में दर्द, वो सब चीजें, और डेल्टा वायरस में यही सारी चीजें और ज्यादा हाई हो जाती हैं, ठीक है। ओमिक्रॉन में अगर बात करें तो जो ट्रांसमिशन है उसको वो और ज्यादा हाई आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर अभी जो इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये थोड़ी सी डराने वाली हो सकती है। बोला ये गया अभी यूके के अंदर यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर बूटन, उनके द्वारा ये बोला गया, जो कि यूके की पार्लियामेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी से कनेक्टेड है, कि आने वाले टाइम में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं तो ये हमारे जो जीन होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं हमारे पेरेंट्स के जीन हमारे साथ से मिलते हैं, अभी यहाँ पर उसमें ये चेंज कर सकता है, उसमें ट्रिगर ला सकता है। तो अगर उसमें यहाँ पर एक तरीके से चेंज कर दिया तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे आप लोगों को एक नया ही माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर एक इस तरीके से नजर आएगा कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अगर पेरेंट्स के अंदर जो है जो बीमारियां तो किस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो ये काफी बड़ी चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार आप लोगों से ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं एग्जाम के अंदर भी कि हाँ यार ये क्या चल रहा है, तो आप लोग अगर इनको समझ पाओगे तो फिर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया था ओमिक्रॉन के बारे में कि ओमिक्रॉन जो है उसका नाम कहां से निकल कर आया, ये बेसिकली वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आता है। इसी के साथ में आज की डेट में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में याद रखेगा, म्यू और लैम्डा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंटरेस्ट मतलब इसके बारे में कुछ जानना है और किस तरीके से स्टैंड यहाँ पर चेंज होती है, ये आप लोग याद रख ही सकते हैं।
बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जब भी आप लोग जाएंगे तो तीसरे नंबर पर हेल्थ के बारे में बात की जाती है। तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से 169 आप लोग यहां पर इसके टारगेट देखने को मिलेंगे। उसमें तीसरे नंबर का है जो गुड हेल्थ के बारे में बात करते हैं। और इसी के अंदर जब आप लोग जाएंगे ये तीसरे नंबर का भी 9 पार्ट में डिवाइडेड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसी के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड आप लोग की हो जाती है कहीं ना कहीं घूम घूम कर जब भी आप लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एंड जो है बात करें यहाँ पर एपिडेमिक ऑफ एड्स, टीबी, ये सारी आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल गई। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इवन एक्सीडेंट के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि रोड पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है। और ये किताब मैं आप लोगों को बताता हूं, जरूर याद रखिएगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरस, तो यहाँ पर पन्नेलाल के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर ये वायरस की नेचुरल हिस्ट्री यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर आप लोगों के माइंड में अब कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। बिल्कुल सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर यहां पर हो जानी चाहिए, ठीक है। कुछ और बातें इसी के बारे में न्यूज एनालिसिस पर आगे देखने को मिलेगा। यूरोपियन के अंदर यहां पर ओमिक्रॉन को लेकर यहां पर अभी काफी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो बोला जा रहा है कि केरला को यहां पर लेसन सीखना चाहिए, क्योंकि केरला में मैक्सिमम जो जनता है वो आज के डेट में बाहर से कमाकर लाने वाली जनता आप लोगों को नजर आती है। तो अगर यहां पर बीमारी फैलेगी, केरला से निकल कर आएगी, तो पूरे देश में आप लोगों को चपेट में वो बीमारी लेती हुई नजर आएगी। तो केरला के अंदर कम से कम हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि कैसे चीजें संवारनी है, वरना पूरे देश में फिर फैलेगी। केरला साउथ इंडिया में राज्य है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। एक और यहां पर राजस्थान के अंदर अभी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं, खुद अपने आप खुद से भी वॉलंटरी आप लोग ये स्टेप उठा सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो कंपलसरी करने जा रहे हैं 1 फरवरी से। यानी कि हर एक इंसान को वैक्सीनेशन यहां पर लगानी पड़ेगी। तो पर्सनली मुझे काफी सही लगा। तो जिसने अपने डोज ले लिए हैं वो अच्छे से अपना सही है, कोशिश करोगे अगर बूस्टर डोज आएगा तो बूस्टर डोज भी लगवा लेना। पर लेकिन फिलहाल अपने 2 डोज कंप्लीट करो। किस किस के हो चुके हैं कंप्लीट? तो जिसके कंप्लीट हो चुके हैं वो यहां पर सी नहीं, जिसके कंप्लीट हो चुके हैं वो यस लिखेगा, और जिसके कंप्लीट नहीं हुए वो नो लिखेगा। अपने डोज लगवाओ यार अच्छे से। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जल्दी से जल्दी इनको टैकल करो, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर अभी फ्रंट पेज पर ही आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया है कि 15 से लेकर 18 जो एज ग्रुप है उसके लिए भी दवाई जो है वो 3 जनवरी से स्टार्ट की जाएगी। और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए बूस्टर डोज अभी यहां पर आ रहा है देश के अंदर में, तो ये 10 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। तो ये एक बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो इसको आप लोग जरूर याद रखेगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इसका फायदा भी उठा सके। तो घर में जो पेरेंट्स हैं उनको बोलना बूस्टर डोज जैसे आता है, भले ही 2 पैसे देकर लगवाना पड़ जाए, पर उसको लगवाइएगा जरूर। अभी आप लोगों को देखने को मिला हमारे देश में फार्मर के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट किया गया। तो यहाँ पर 22 जो फार्मर यूनियन है वो बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर फॉर्म करेंगे एक फाइट करने के लिए, पोलैंड के एक तरीके से इलेक्शन में लड़ने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। आमने एक तरीके से सामने खड़े होंगे, उनके द्वारा क्रिएट की जा रही है एक तरीके से पार्टी आप लोग बोल सकते हैं। आखिर इसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने इसको पढ़ा मेरे दिमाग में वो बात आ गई। आप लोग जब फंडामेंटल राइट के अंदर जाते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर, जैसे आप लोग फंडामेंटल राइट के अंदर जाओगे तो इसको डिवाइड किया गया अलग अलग पोर्शन में। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसी के साथ में कल्चर एंड जो एजुकेशनल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी था पहले ये, लेकिन इसको डिलीट कर दिया तो 31 के अंदर आता था। तो 44th यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान में संशोधन किया गया था 1978 में, और फिर इसको यहां से हटा के कहां पर डाल दिया गया, 300A के अंदर इसको डाल दिया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट, देखो सुबह सुबह ना पेन पकड़ के हरकतें होती है तो इसको इसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। बाकी अगर बात करें यहाँ पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में आप लोग बात करेंगे तो ये आर्टिकल 32 में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अभी मैं बताने वाला क्या था, बताने वाला था यहाँ पर जब आर्टिकल 19 से 22 के अंदर आप लोग जाएंगे तो ये 19 से 22 राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है। जब राइट टू फ्रीडम के अंदर आप लोग जाएंगे तो आप लोग खुद की एसोसिएशन, असेंबली वगैरह आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर फॉर्म करनी है, कोई पूछ ले आप लोग किस आर्टिकल के अंदर में आती है, तो आर्टिकल 19 के अंदर आप लोग यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आएगी। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं पॉलिटिकल पार्टी कुकर मुत्ते की तरह हमारे देश में निकल कर आ रही है, तो कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक आप लोगों को देता है, तो वो आर्टिकल 19 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसी के साथ में मैंने आप लोगों को बताया भी था यहाँ पर, जैसे कि आर्टिकल 19 के भी अंदर थोड़ा सा और अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, अगर थोड़ा सा दिमाग खराब करने पे आ जाए आप लोग का, तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट सेक्शन के सी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एसोसिएशन, यूनियन वगैरह आप लोग यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ में इसी के अंदर फिलहाल कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी डाल दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो डाला गया था ये 97th संविधान में संशोधन किया गया था। किस ईयर में किया गया था ये आप लोगों को बताना है, बाकी आगे भी इसके बारे में आप लोगों से बातें करूंगा, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। अटल इनोवेशन जो मिशन है यहाँ पर, वो यहाँ पर सेटअप किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ, जो बेसिकली मतलब किसके द्वारा सेटअप किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर नीति आयोग। सही आंसर आप लोग बताइए, वीडियो के एंड में इनके सबके आंसर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बिल्ड बैक बेटर जो इनिशिएटिव है यहाँ पर, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? बात की जा रही है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन, G7, G20 या फिर FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, किसके द्वारा यहाँ पर ये देखने को मिला? तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन की जाती है कौन से आर्टिकल के अंदर? 44B या 43B, इसी के साथ में यहां पर आर्टिकल 44, आर्टिकल 19B या फिर आर्टिकल 21। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आप लोगों से मैं बात करूंगा, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। रिसेंटली कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। बाकी कैसा सेलिब्रेट किया आप लोगों ने क्रिसमस? बताइए आप लोगों का क्रिसमस कैसा रहा? अच्छे से सेलिब्रेट किया कि नहीं किया? ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से सेलिब्रेट करना है, कोई भी टेंशन नहीं लिया करते, जिंदगी में सारी चीजें चलती रहती हैं, आनी जानी होती है, सब चलती रहती है, पर अपना अच्छे से सेलिब्रेट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर अभी बात की गई है हरियाणा के एक स्कूल में, यहाँ पर जो क्रिसमस वगैरह सेलिब्रेट किया जाता, तो मॉब के द्वारा यहाँ पर उसको डिसरप्ट किया गया। तो ये कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलता है, तो अगर कहीं राइट टू रिलीजन के बारे में आप लोग कुछ लिख रहे हैं, वहां पर आप लोग इन सब चीजों को मेंशन कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल बेसिकली हमारी कंट्री में अगर आएंगे 28 तक का, जब यहाँ पर रिलीजन के बारे में बात करते हैं। अगर कोई किसी के रिलीजन में इस तरीके से यहाँ पर फिर हरकतें करता है तो फिर वो गलत बात है। तो यहाँ पर प्रो हिंदू जो स्लोगन यहाँ पर बेसिकली किए गए, और यहाँ पर जो ये सेलिब्रेशन चला था उसको रोका गया कि ये सेलिब्रेशन कंटिन्यू होने रहे। तो ऐसे इंसिडेंट जो है आप लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर जय श्री राम और भारत माता की जय जो चैंट थे वो भी यहाँ पर देखने को मिले। अभी मैं आप लोग को बताऊं, ये कई सारी ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अभी ओवैसी की एक वीडियो सुना था, ठीक है, ओवैसी, ठीक है, तो ओवैसी साहब जो है वो हैदराबाद साइड से, मतलब एक साउथ इंडिया से निकल कर आते हैं, एक पॉलिटिशियन, आप लोगों ने उनके बारे में सुना होगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, 1 मिनट के अंदर लोग जो है एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे ही कई सारे आप लोगों को हिंदू ग्रुप में भी देखने को मिलेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि 1 मिनट में लोग जो है एक दूसरे का गला काट देंगे। यानी कि कई बार जो कट्टरपंथी जो इस तरीके की धाराएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं, चाहे वो ओबीसी टाइप में हो, चाहे वो हिंदू ग्रुप में आप लोग को देखने को मिले, ये सारी चीजें जो होती हैं इनसे बेसिकली बचकर रहना है। ये हमेशा भड़काने वाली बातें बोलें, क्योंकि इनको अपनी रोटियां सेकनी होती हैं, तो आप लोग इनसे डिस्टेंस बना के रखो। कोई भी रिलीजन जो है आप लोगों को भड़काने के लिए प्रेरित नहीं करता है। ये सारी हरकतें जो है इंसान अपने फायदे के लिए आप लोगों को करता हुआ नजर आएगा। तो आप लोगों को समझ जाना है कि कौन सही है और कौन गलत है, वरना फिर दिक्कतें आप लोगों को झेलनी पड़ेगी। तो इससे पहले कि कोई इस तरीके से हावी हो चीजों के ऊपर, तो आप लोग उसके बारे में जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली बात कर रहे हैं माइग्रेटरी बर्ड के बारे में। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड क्या होती है? माइग्रेटरी बर्ड भी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोगों को जाती हुई नजर आती है, माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एवरी ईयर अगर बात करें विंटर के सीजन में कई सारी माइग्रेटरी बर्ड जो होती हैं ये चिल्का लेक के आसपास में आप लोगों को आती हुई नजर आती है। तो चिल्का लेक जो है यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें इसके बारे में, आसपास वाले रीजन में भी आप लोगों को दिखाऊंगा भी इसके बारे में, ये उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर कोई बर्ड यहाँ पर आकर मर जाती है तो फिर वो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो माइग्रेटेड जो स्पीसीज हमारे यहाँ पर आ रही है, या फिर सुंदरवन डेल्टा के पास में आप लोग जाएंगे, वहां पर काफी लार्ज स्केल पर ये देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे चिल्का लेक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये बैकिस वाटर लेक एक लैगून है। यहाँ पर पहले तो लैगून शब्द आप लोगों को पता होना चाहिए। लैगून क्या होता है, कोई भी ऐसी जो वाटर बॉडी होती है, ठीक है, वो एक तरीके से कट जाती है, साइड में हो जाती है इस तरीके से, तो ये लैगून इसको बोल देते हैं। तो ये टर्म आप लोगों से ज्योग्राफी में कई बार ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं कि एक मेन वाटर बॉडी से डिस्कनेक्टेड जो बॉडी होती है उसको नॉर्मली लैगून आप लोग यहाँ पर बोल देते हैं। और यहाँ पर बैकिस वाटर के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं, तो नॉर्मली अगर पानी की क्वालिटी आप लोग देखोगे, जैसे यहाँ पर ये हो गया बेसिकली ब्राइनी वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन जो होते हैं इसके अंदर जो भी चीजें मिली होती हैं वो 50+ होता है। एक होता है यहाँ पर सैलिन वाटर, इसके अंदर 30 से लेके 50 तक पार्ट्स पर मिलियन आप लोगों को सोल्ट वगैरह या सी वाटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बैकिस वाटर जो होता है ये 5 से लेके 30 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्रेश वाटर होता है उसमें 0 से लेके 5 तक का, यानी कि अगर कोई पूछ ले कि कहां पर आता है ये पानी, तो याद रखिएगा ये बेसिकली सालिन वाटर और इसी के साथ में यहाँ पर जो फ्रेश वाटर होता है उसके बीच का पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग यहाँ पर ब्रैकिस वाटर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये जो पानी इसका आप लोगों को नजर आता है यहाँ पर, ये ब्रैकिस वाटर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा।
एशिया के अंदर लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेगून आप लोगों को ये नजर आएगा, ठीक है, जो कि आप लोग देखते हैं और बे ऑफ बंगाल वाली साइड में देखने को मिलेगा। लोकेशन अगर एग्जैक्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये चिल्का लेक है, तो काफी ज्यादा फेमस लेक है, काफी ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड यहां पर आती हुई नजर आती है और लगभग ये 1100 स्क्वायर जो एरिया है यहां पर ये कवर करता है उड़ीसा के अंदर में। और ये जो लेगून है यहां पर ये बात करते हैं कि देखिए ऐसा नहीं कि सब जगह एक जैसे ही है, एक फैला होता है, कहीं ऐसे हो गया पता चला ऐसे हो गया, तो इस तरीके से आप लोग इसकी कंडीशन देखने को मिल जाती है। लगभग 32 किलोमीटर लॉन्ग नैरो एक आउटर चैनल भी है, कनेक्टेड है लेगून बे ऑफ बंगाल के साथ में, यानी कि बाहर ऐसे पानी जो होता है ना ऐसे कनेक्ट रहता है, बे ऑफ बंगाल के साथ में जाकर कनेक्ट हो गया, यानी कि यहां से ये कनेक्ट होगा ऐसे बे ऑफ बंगाल के साथ में आके, तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। माइग्रेटरी बर्ड अगर इंडिया में आप लोग बात करें यहां पर तो काफी इंपोर्टेंट है, यहां पर कई सारी माइग्रेटरी बर्ड आप लोगों को इंडिया के अंदर भी आती हुई नजर आती हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोगों को कई सारी बर्ड्स ऐसी देखने को मिलती हैं। अगर बात करें सेंट्रल एशियन जो यहां पर फ्लाईवे यहां पर कवर करता है एरिया बिटवीन आर्टिक और इंडियन ओशन के बीच में, अगर कोई भी ऐसी चीजें होती हैं यहां पर इस तरीके से निकल कर आती हैं। नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज अंडर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एज इंडिया एक पार्टी भी है यहां पर इसके अंदर में, यानी कि हम भी यहां पर इसके ऊपर फोकस देते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कोई ऐसी चीजें आती हैं तो उसके बारे में हम लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे हमारी कंट्री में कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। चिल्का लेक के पास में यहां पर एक कालाजी टेंपल भी है, आप लोग याद रखते हैं कालीजा टेंपल, ठीक है। तो ये भी कई बार आप लोगों से नहीं कोई चीज होती है उसके आसपास में तो आप लोगों से पूछ ली जाती है। और इंपॉर्टेंट बात एक बता दो आप लोगों को, ये चिल्का लेक जो है ये रामसर साइट जो है, रामसर साइट कन्वेंशन में आप लोगों को यहां पर चिल्का लेक पार्ट नजर आएगी। और ये जो रामसर कन्वेंशन के बारे में आप लोग बात करते हैं, ईरान के अंदर आप लोग यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये 1971 में साइन किया गया था और 1975 में यहां पर ये इंप्लीमेंट किया गया। तो इंडिया के अंदर अगर पूछ लो, मैं आप लोगों से पूछ लो, क्या एग्जाम में भी आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इंडिया के अंदर टोटल कितनी रामसर साइट आप लोगों को देखने को मिलती है, तो बताइए जरा कितनी रामसर साइट है, देखता हूं किस किस को याद है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब लेगून और ब्लैकिश वाटर क्या होता है इसके बारे में कोई कंफ्यूजन होगा। और माइग्रेटरी जो डिजीज है, डिजीज बार बार याद आ रहा है, माइग्रेटरी जो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी बर्ड्स वगैरह है। और चिल्का के बारे में बता दिया, एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लगून आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बारे में मैंने आप लोगों को इसलिए डिटेल में यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ता हूं और भी कई सारी बातें आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। यहाँ पर अभी बात ये की जा रही है कि बायोमेट्रिक जो फ्रॉड है वो काफी ज्यादा देखने को मिला तिहाड़ जेल के अंदर में। बायोमेट्रिक मतलब आंखों की हाथों की स्कैन वगैरह, पुतली वगैरह, ये जब स्कैन कर ली जाती है तो यहाँ पर उसको रखा जाता है और वो जो डेटा होता है अगर उसके अंदर हेरा फेरी की जा रही है, यहाँ पर पता चला आज की डेट में मान लीजिए जेल के अंदर में बहुत सारे जो कैदी पड़े हुए हैं, ठीक है, और यहां पर क्या कर रहा है उनकी जो बायोमेट्रिक में कुछ चेंज कर उनको बेसिकली बार बार बाहर भेजा जा रहा है, कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिल रही हैं। तो यानी कि बाहर चले गए इंसान, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके फिर आ गए, पता चला वो किसी को डेथ कर किसी को मार कर आ गए और पता चला यार वो तो जेल में था, अब बाहर निकला ही नहीं है। तो इस तरीके से कई सारी ये दिक्कतें देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर कार्रवाई करनी काफी ज्यादा जरूरी है, ये कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आती है। एक ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा लड़के काफी ज्यादा बाइक चलाते हैं, पर लेकिन अब देश में पैटर्न चेंज हो रहा है, लड़कियां भी जो उनको मन कर रहा है वो कर पा रही हैं, इतनी आजादी उनको देखने को मिल रही है। तो ये अप्रिशिएट करने लायक चीज मुझे लगती है, कहीं ना कहीं लड़कियां आगे आ रही हैं और एक तरीके से उनको सोसाइटी में सपोर्ट भी किया जा रहा है, तो ये काफी अच्छा है। इस तरीके से अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो ये काफी पर्सनली मुझे अच्छा लगा, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो काफी अच्छी सी फीलिंग आई। मैंने कहा चलो देश के अंदर ये सारी चीजें अगर चेंज होती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें देखने को मिलती हैं। आगे बात करें, यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में थोड़ी बात करूंगा आप लोगों से। एवरी थर्ड जो इनफॉर्मल वर्कर है उसको बोला गया कि नाउ रजिस्टर ऑन ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल पर उनको रजिस्टर किया गया और टोटल मिलाकर 40 करोड़ के करीब यहाँ पर मार्क जो है वो क्रॉस हो गया है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ई श्रम पोर्टल के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक बार बता देता हूं। यहाँ पर ई श्रम पोर्टल जो है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आता है, पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखेगा, यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें जो वर्कर है उनका डेटा रखा जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, रेडी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले, ये इस तरीके से नहीं, संडे मंडे जो ये सैटरडे बाजार मंगल बाजार लगता है उसमें जो भी लोग बैठते हैं इनको भी आप लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, माइग्रेंट वर्कर हो गए, गिग प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए, ऑनलाइन जो डिलीवरी करने वाले हो गए, स्ट्रीट में सड़कों पर सामान बेचने वाले हो गए, डोमेस्टिक घरों में वो काम करने वाले, एग्रीकल्चर वर्कर भी आप लोग को याद रखेगा यहाँ पर ये अनऑर्गेनाइज्ड एरिया में आते हैं, ठीक है, किसी के खेतों में जाकर काम करना, या फिर दूसरे सारे वर्कर जो हैं ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में आते हैं।
अभी यहाँ पर ये बेसिकली बोल रहे हैं कि कितने वर्कर हो गए, यहाँ पर 14 करोड़ हो गए। पर लेकिन सोचने वाली बात है कि देश के अंदर लगभग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो 38 में से ओनली 14 करोड़ जो है अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आए, तो बहुत सारे सेक्शन जो है वो अभी भी बचा हुआ है, तो इनके लिए काम करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे यार यहाँ पर इसमें आने की क्या जरूरत है, इसमें फायदा क्या होगा? तो ये ई श्रम कार्ड प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि 12 डिजिट का एक यूनिक कार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर वो किसी पर्टिकुलर माइग्रेंट वर्कर को मिल जाता है तो उससे फायदा यार ये देखने को मिलेगा कि 2 लाख रुपए तक का डेथ या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी में यहाँ पर उसको सपोर्ट मिलेगा। और या पार्शियल डिसेबिलिटी कोई हो रही है, यानी कि अगर कोई हाथ पैर टूट गया, कुछ ऐसा हो गया, तो 1 लाख रुपए तक का उसको एक्सीडेंटल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। यानी कि ना होने से कुछ होना अच्छा है, एक तरीका इंश्योरेंस है यहाँ पर। ये अगर कुछ हो जाता है तो एक थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, वरना तो इंसान की जान जा ही रही है, कोई बोलने और टोकने वाला ही नहीं है। तो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। आप लोगों के आसपास में कोई ऐसा इंसान है, अगर यहाँ पर वर्कर है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर है, माइग्रेंट वर्कर है, स्ट्रीट वेंडर है, तो उसको बोलो, कोई सब्जी बेचने वाला कोई मोहल्ले में आता है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग बोल सकते हैं कि यार ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कराया आपने। तो ये सारी बातें आप भी एक रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ही सारे काम थोड़ी ना करेगी यार, अपने देश में हमारी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, हमारी भी कुछ ड्यूटी होनी चाहिए। तो आप लोग उन ड्यूटी को जरूर फॉलो किया करो, इससे आप लोगों को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ यार मैंने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो सोसाइटी में दिया है। और इस काम को करके देखो, आप लोगों को रियलिटी में बोल रहा हूँ मजा आएगा। जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्शन पास में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे आप लोगों को उत्तर प्रदेश में नई नई स्कीम्स वगैरह यहाँ पर नजर आएंगी। उसी में से एक स्कीम है यहाँ पर अभी डिजिटल योजना। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो स्टूडेंट है उनको फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन प्रोवाइड कराए गए लखनऊ के अंदर। तो बोला गया कि 1 करोड़ स्टूडेंट को बेनिफिट इसका होने वाला है। तो काफी अच्छा है। अगर इस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं कोविड-19 के चलते ये रिक्वायरमेंट भी थी, पर मुद्दा ये रहता है कि इलेक्शन के टाइम पर चीजें आती हैं तो वो थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करती हैं, वरना रिक्वायरमेंट तो पिछले यहाँ पर 2020 से कोविड-19 चल रहा है, बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो गए, तो तब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो उसका अलग ही इंपैक्ट पड़ता। लेकिन वही है चीजें, चलिए जो भी है देर आए दुरुस्त आए, मिली तो सही। एक छोटी सी न्यूज यहाँ पर जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, यहाँ पर ये बात की जा रही है लाडो पंचायत। तो लाडो पंचायत अगर आप लोग लड़की को बोलते हैं मेरी लाडो, ठीक है, तो हालांकि वो अलग हो जाते हैं कि आगे चलकर कि मेरा लड्डू और मेरा सोना मोना, वो आगे चीजें चेंज हो जाती हैं वो अलग पैटर्न पर अगर बात करें तो पेरेंट्स जो होते हैं वो कहे मेरी लड्डू मेरी प्यारी सी बच्ची, वो वाली उसके बेस पर याद रखेगा। तो उत्तर प्रदेश में ये जो चीजें देखने को मिली, ये देखने को मिली मेरठ से। तो मेरठ में क्या चीजें निकल कर आई कि यहाँ पर एक लाडो पंचायत इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराएगी, जो कि काफी ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो इस लाडो पंचायत में ये बोला गया कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर अपोज करती है 18 साल से, जो महिलाओं की जो एज है यहाँ पर शादी की उसको 21 होने से, तो उस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग जो है वो वोट नहीं देंगे। यानी कि चाइल्ड जो यहां पर बात की जा रही है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, जिसमें 21 साल बनाने की बात की जा रही है महिलाओं की जो एज है बेसिकली, तो वो एज में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपोज करेगी तो उसको यहां पर हम लोग वोट नहीं देंगे। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, यस या फिर नो? तो सही है ये पंचायत या फिर गलत है? अगर आप लोगों को लगता है कि ये पंचायत सही है तो ऐसे छोटे छोटे लेवल पर जागरूक अभियान आप लोग भी अपने एरिया में चला सकते हैं, जिससे कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस रहे। तो लाडो पंचायत जो है याद रखेगा, ये अभी उत्तर प्रदेश में मेरठ में देखने को मिली। खासकर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो आप लोग छोटी छोटी चीजें वहां पर ऐड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, पंचायती राज सिस्टम हमारी कंट्री में याद रखेगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके लाया गया था। तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर लोगों को जागरूक करने का ये काम करता है। 1992 में यहाँ पर पंचायती राज लेकर आया गया। अगर पूछ लो कि पंचायती राज दिवस हमारे देश में किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप लोग कौन सा डेट बताएंगे? तो काफी इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हंसा क्यों मैं, बताओ चलो क्यों हंसा? जिनको पता होगा पता ही होगा। आगे चलता हूं। चलिए आगे चलते हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री के अंदर गुजरात के अंदर ये विजिट करने वाले हैं। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट यहां पर जनवरी के अंदर ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। एक टाइम ऐसा था जो केपी शर्मा ओली साहब हुआ करते थे, चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते थे, पर लेकिन अभी यहां पर ये इंडिया के अंदर आते हैं। जब भी कोई यहां पर लीडर बनते हैं तो एक अच्छा लगता है यहां पर। तो अभी इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल भी टच करता है नेपाल को। अगर कोई पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो जाना। और सिक्किम टच करता है। तो टोटल मिलाकर हमारे देश के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि आप लोगों को नेपाल को टच करते हुए नजर आएंगे। नेपाल के अंदर नया संविधान लाया गया। बीरबल की खिचड़ी बनी हुई थी काफी लंबे समय से यहाँ पर, तो उसके बाद में नया संविधान यहाँ पर ये लेकर आ गए। तो उसके लिए कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ नेपालीज लोग। इसी के साथ में यहाँ पर जो अभी दिक्कतें देखने को मिल रही थी वो ये थी, देखिए नॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो ऐसे डिवाइड यहाँ पर थी पहले, ठीक है, नीचे हो गया यहाँ पर देखे ये तराई वाला एरिया हो गया, फिर हिली एरिया, फिर इस तरीके से। तो यहाँ पर जो बेसिकली एक कम्युनिटी हुआ करती थी मधेसी कम्युनिटी, तो वो यहाँ पर मेजोरिटी में हुआ करती थी, तो उनकी पॉलिटिकल पावर भी ज्यादा हुआ करती थी। पर लेकिन आगे चलकर क्या किया इन्होंने, इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंसी को। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि प्रोविंस जो है वो ऐसे डिवाइड कर दी। तो जो मधेसी कम्युनिटी थी यहाँ पर वो अलग अलग एरिया में यहाँ पर डिवाइड हो गई। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल गई। तो यहां पर क्या हुआ, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और इसके चलते उनके द्वारा ये बोला कि हमारी एकजुटता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल जैसे अंग्रेजों के द्वारा हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड
डिवाइड कर दिया गया था ना एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर 1905 में बंगाल विभाजन का नाम देकर, तो वही यहाँ पर देखने को मिला, ताकि यहाँ पर जो इंडियन मूल के जो लोग हैं जो तराई एरिया में रहते हैं वो ज्यादा प्रोटेस्ट न कर सकें और इंडिया ज्यादा देश के अंदर इंटरफेयर न करें। तो उसके चलते नेपाल के अंदर काफी ज्यादा रोष भी देखने को मिला था इन चीजों को लेकर कि इंडिया जो है वो ब्लॉकेड लगा रहा है, वो सारी चीजें। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये अभी रिलेशन जो है वो अच्छे यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक अप्रिशिएट करने लायक चीज भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी बात करें तो बोला जा रहा है कि एक तरीके से यूनिटी काफी ज्यादा जरूरी है और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई, खासकर सिख कम्युनिटी को जब यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है सेलिब्रेशन चला था यहाँ पर गुरु नानक देव जी से रिलेटेड यहाँ पर, तो उसी के चलते यहाँ पर जब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा स्पीच दिया गया तो ये काफी सारी बातें बोली गई कि उस टाइम पर जो गुरु नानक देव जी के द्वारा देश को आगे लेकर चला गया, जब देश जो है अंधेरे की ओर यहाँ पर चल रहा था, तो उस टाइम पर एक आशा की किरण बनकर आए। हमारे देश में जो भी गुरुज हैं, चाहे किसी भी रिलीजन के बारे में आप लोग बात करिए, हमेशा वो कहीं ना कहीं उस टाइम पर आए जब सोसाइटी में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली और लगा कि यहाँ पर ऐसा कोई होना चाहिए जो कि इन चीजों को थाम सके, तो उन्होंने जनता को थामा और उनको सही डायरेक्शन दिखाई। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें देखने को मिली। देखिए इसके साथ में यहाँ पर राजनाथ जो है यहाँ पर हमारी एक राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर जो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब उनके द्वारा बोला गया है कि हेट स्पीच काफी लार्ज स्केल पर आज के डेट में देखने को मिल रही है। तो हेट स्पीच जंगल राज बोला जा रहा है जहां पर जो बीजेपी रूल करती है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए नहीं होती है, पर लेकिन हेट स्पीच के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि दो पर्टिकुलर ग्रुप या फिर उससे ज्यादा ग्रुप के बीच में एक तरीके से हेट्रेट फैलाना, यानी कि उनके बीच में गलत तरीके से रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर कुछ भी ऐसा करना। तो इसके चलते ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिसेंटली पब्लिश किया गया था मैनुअल कि कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए क्राइम। अगर यहाँ पर साइबर क्राइम के बारे में बात करते हैं तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश की जाती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के नाम पर भी कई सारी उल्टी सीधी हरकतें की जाती हैं, रिलीजन के नाम पर ये सारी चीजें की जाती हैं। तो हेट स्पीच यहाँ पर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ सोसाइटी पर नजर आता है। जब कोई ऐसी काम करता है तो ये सोचने के लिए मजबूर करता है हम लोगों को भी। यहाँ पर अगर बात करें 267 रिपोर्ट यहाँ पर लॉ कमीशन की जब पब्लिश की गई तो उसमें भी बोला कि यहाँ पर कभी भी ऐसा अगर कोई ऐसी हरकतें करता है, हेट्रेट फैलाता है यहाँ पर रिलीजन के नाम पर, किसी कम्युनिटी के नाम पर, रेस के नाम पर, उसके बिलीफ के नाम पर, तो ये डिटरमाइन करता है तो एक तरीके से हेट स्पीच। पर लेकिन टफ भी है यहाँ पर कि किस इंसान को बोलोगे हेट स्पीच हो गया है, अगर उसकी रिएक्शन देखने को मिल रही है ग्राउंड लेवल पर, उसकी वजह से कुछ दंगे फसाद हो गए हो, ऐसा भी तो सकता है ना कोई अपनी बातें रख रहा हो नॉर्मल तरीके से और वो किसी को बुरी लग गई तो उसने हेट स्पीच के मनसा से वो किया ही नहीं हो, तो काफी टफ हो जाता है कि ये समझना कि ये फ्री स्पीच है या फिर हेट स्पीच है। तो इसी का कई बार फायदा भी उठा लिया जाता है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये समझना पड़ता है कि कहां पर फ्री स्पीच है और कहां पर हेट स्पीच है, ये डिटरमाइन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्री स्पीच आप लोगों को बताइए जब संविधान के अंदर जाएंगे पार्ट 3 के अंदर, तो आर्टिकल 19 के अंदर आप लोग जाएंगे, आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट का जो ए है यहाँ पर, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। तो यहां से फ्री स्पीच आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर फ्री स्पीच तो होगी, पर लेकिन अगर हेट स्पीच कोई फैलाता है तो इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के अंदर सेक्शन 153A और 153 बोलता है कि पनिश किया जाएगा अगर कोई एनिमिटी फैलाता है दो ग्रुप के बीच में। सेक्शन 295A आईपीसी का डील करता है पनिशमेंट अगर एक्ट, अगर यहाँ पर जो एक तरीके इंटेंशन कुछ रहती है यहाँ पर रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करने की। अगर सेक्शन 505 और सेक्शन 505 का 1 और 2 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये एक तरीके से कोई पब्लिकेशन कोई कर रहा है, सर्कुलेशन कोई कंटेंट ऐसा कर रहा है जो कि हेट रेट फैला रहा है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर कई सारे ऐसे रूल और रेगुलेशन है देश के अंदर में कि इनको रोका जाए। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी यहां पर अगर आगे चले तो बात की जा रही है कश्मीरी के अंदर, जो कश्मीर के जो एप्पल होते हैं, तो आज के डेट में जो ईरानियन कीवी यानी कि ईरान के अंदर से जो कीवी आते हैं, तो उनका कीवी का जो पेस्ट है यानी कि जो कीट पतंगे होते हैं वो काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर एप्पल को पहुंचा रहा है। तो इसके चलते अभी एक स्टडी की गई, उसमें पता चला यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा कि वैली के अंदर जो एप्पल है उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि अपना जो है वो सबसे शानदार चीजें होती है लोकल एरिया में। अगर आप लोग रहते हैं ना, अगर वहां पर सरसों का तेल आप लोगों को मिलता है तो उसको यूज करो, कोकोनट ऑयल मत यूज करो, ठीक है। यानी कि जिस एरिया में कोकोनट ऑयल किस लिए, नॉर्मली साउथ इंडिया के लिए, क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में अगर आप लोग जाओगे वहां पर टेम्परेचर इतना रहता है कि नॉर्मली चीजें पिघलती नहीं है, वो हमेशा जमा रहता है। पर नॉर्थ इंडिया में अगर आप लोग आओगे तो फिर ये दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलेगी। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं यहाँ पर अजय देवगन का, तो उसने बोला कि एक पर्टिकुलर सीन करने बेसिकली जाना था मतलब नहीं, एक तरीके से डायरेक्टर ने बोला कि फेस पर और बालों में शाइनिंग आनी चाहिए, यानी कि शाइन होना चाहिए, चमकना चाहिए फेस और जो बेसिकली बाल होते हैं। तो जब उनको शो के लिए तैयार किया गया तो यहाँ पर मतलब उनका जब सीन होना था जो बेसिकली पूरा स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो जैसे ही वहां पर वो सीन करने जाना था वो था काफी ठंडा इलाका,
तो वो नारियल तेल लगा कर गए कि चेहरे पर थोड़ी साइन आएगी और बालों में भी चमक आएगी, पर वहां पर जैसे ही जाकर उन्होंने सीन करना स्टार्ट किया, वो बेचारा गोले का तेल जो है जम गया बालों पर, ठीक है। तो बाल साइन तो हुए नहीं, पर वहां पर वो ऐसा लगने लगा बालों पर बर्फ पड़ी हुई है, ठीक है, वो सारा जम गया वहां पर। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये ऐसे होता है कि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया पर चीजों को एंजॉय ना कर किसी और की चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नॉर्मली इसी तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अपनी नेचुरलिटी अगर रखें, जहां पर हम लोग रहते हैं वहीं की चीजें लोकल यूज करें, तो काफी फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर। तो ईरानियन कीवी जो है यहाँ पर इंपैक्ट डाल रहा है, क्योंकि हमारे देश में कीवी जो है काफी लार्ज स्केल पर हर एक फल की फ्रूट्स की दुकान पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है नॉर्मली। बात की जा रही है अनवैक्सीनेटेड, जो बात की जा रही है कि 100% रिस्क है। अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर भी ओमिक्रॉन को देखते हैं कि चीज देखने को मिल रही है। तो इंडिया के अंदर भी अगर आप लोगों ने अब तक यहाँ पर कोई अपना डोज वगैरह नहीं लगवाया, तो ये सोचने वाला मुद्दा है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अपना डोज जो है वो ले लेना चाहिए, और ये अभी जरूरी भी बन गया है, वरना आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए अपना कोशिश करो कि अपना डोज जो है वो जल्दी से जल्दी लगवा लो, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एयर की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा सीवियर कैटेगरी में आप लोगों की होती हुई नजर आती है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर एक सिस्टम के बारे में बात किया था, इसको बोलते हैं सफर। तो सफर मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, एक हल्का सा ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें और रिवीजन भी आप लोगों का हो जाए। बाकी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर बेसिकली यहाँ पर ये सेलिब्रेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्रिसमस के टाइम पर, ठीक है। तो ये आप लोग देखें यहाँ पर। बाकी जो सफर है इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि आप लोग को एयर की क्वालिटी बताएगा। तो एक तो वो सफर है जो सफर पर आप लोग निकल जाते हैं, एक वो वाला सफर है जो सफर आप लोग नॉर्मली सफर करते हैं जिंदगी में कि हाँ बड़ी बुरी जिंदगी चल रही है, और एक ये वाला सफर है। यानी कि जो दो सफर है, एक तो मजे लेने वाला सफर जब आप लोग सफर पर निकलते हैं, और एक दूसरे वाला सफर जब आप लोग सफर यानी कि बीमार हो रहते हैं। उनकी दोनों की स्पेलिंग तो लिखिए जरा नीचे, ये आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होगा तो आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट एडवांस जो सिस्टम है यहाँ पर एयर क्वालिटी का एंड वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि हवा की जो क्वालिटी गुणवत्ता बताएगा, और यानी कि मौसम का भी बारे में बताएगा कैसी चीज चल रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा यहाँ पर ये पब्लिश किया गया। पुणे, इसी के साथ में मुंबई और अहमदाबाद में, ये 3 सिटी यहाँ पर स्टार्टिंग में देखने को मिली। पूछ ले कि डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ऑपरेशनलाइज किया गया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के द्वारा। इंटीग्रल पार्ट है यहाँ पर ये फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली जो वार्निंग सिस्टम है दिल्ली में। अगर बात करें इसके चलते ऑल वेदर इंफॉर्मेशन यहां पर देता है, कहीं बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी कैसी है, हवा की स्पीड कैसी चल रही है, सबके बारे में, और कई सारी चीजें भी मेजर करता है। इवन यहां पर अल्ट्रा वायलेट जो इंडेक्स है उसके बारे में बताता है, पार्टिकुलेट मैटर मरकरी के बारे में, ब्लैक कार्बन के बारे में, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर बताता है। यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है नॉर्मली, ठीक है। मॉनिटर करता है इसी के साथ में इसी के साथ में बेंजीन और टॉलुइन, इसी के साथ में यहां पर जाइलिन और मरकरी के बारे में बताता है कि क्या हार्मफुल कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और ये एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। अच्छी बात यहां पर ये 24/7 आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते यहां पर कलर कोडिंग भी दी जाती है। बाकी 72 घंटे पहले बता देता है अगर कल को तूफान आने वाला है, कुछ होने वाला है, जैसे नहीं किसान जो है अपने खेतों में अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर कोई ढांचागत विकास चल रहा है, कोई फिशरमैन जो है वो मछली पकड़ रहे हैं, तो उससे पहले देगा ताकि सिटीजन जो है एडवांस में अपने आप को तैयार कर ले। तो काफी एडवांस सिस्टम है हमारे देश में सफर। तो ये सफर जो है लोगों को सफर करने से बचाता है। तो कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, तो माइंड में कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं रखना है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसीलिए मैंने बताई ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग वो कंफ्यूजन यहां पर दूर करें। कई बार ऐसी चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछ भी ली जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर ये बात की जा रही है पॉवर्टी की फैक्टर डिटर्मिनेशन इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। देखिए आज के डेट में जब बच्चे को अगर एक तो होता है कि दाई के थ्रू यहां पर घर पर ही डिलीवरी करा देनी, एक होता है हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी करानी, यानी कि उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो नॉर्मली ये डिपेंड करता है कि इंसान की घर की हालत कैसी है, उसका कमाने का तरीका क्या है। यहां पर अगर गरीब इंसान है वो कोशिश करेगा कि घर पर ही डिलीवरी हो जाए, तो वो दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से जच्चा और बच्चा यानी कि मां और बच्चा दोनों को दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि कैसे चीजें की जाए। हमारे देश में अभी रिसेंटली आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था कि हमारे देश में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्रस्तुत किया गया, तो उसके चलते कई सारी बातें सामने भी रखी गई कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो हमारे देश से बढ़ तो रही है, पर लेकिन यहाँ पर जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ रही है उसके अंदर सी सेक्शन काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है, यानी कि ऑपरेशन के थ्रू बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं एज कंपेयर टू अगर नेचुरल बच्चे के बारे में बात करें। हमारे देश में एक स्कीम भी है, याद रखिएगा, जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना जो है उसने यहां पर इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया कि इन चीजों को आगे लेकर चलना है, और उससे काफी बड़ा इंपैक्ट भी यहां पर होता हुआ नजर आया। अलग अलग राज्य में जननी सुरक्षा योजना कितनी कवर की जाती है, तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर
उत्तराखंड हो गया, इसी के साथ में बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, तो सबका जगह डेटा बताया गया है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी जननी सुरक्षा जो योजना है ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर में लगभग 36% के करीब यहाँ पर कवर करती है। और अलग अलग एरिया में अगर बात करें जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है उसके बारे में बात करें तो हाईएस्ट है उड़ीसा के अंदर में, फिर है राजस्थान के अंदर में, फिर है एमपी के अंदर में। तो कौन कौन है राजस्थान, एमपी और उड़ीसा से, तो आप लोग इनको शब्द को आप लोग याद रखेगा, ठीक है। तो नॉर्मली सेफ हेवन बोला जाता है, यानी कि एक ऐसा रूम जहां पर डिलीवरी की जाती है नॉर्मली, तो यहाँ पर सेफ हेवन लेबर रूम जो होता है, ठीक है, ए हेल्थ सेंटर इन द जो सीतापुर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सेफ हेवन रहता है कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, तो ये जरूरी हो जाता है वरना दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो इसके बारे में एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं, कई बार ऐसी चीजें भी आप लोग को देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बात की जा रही है डिमेंशिया के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो थोड़ी सी उम्र हो जाती है इंसान की तो चीजों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं, तो भूलना स्टार्ट हो जाता है तो उसके माइंड में चीजें बेसिकली याद नहीं रहती है, ठीक है। सोसाइटी से दूर रहने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, मूड में चेंज होने लगेगा, ठीक है, उसके विजन में चेंज होने लगेगा। तो उसको पूछा जाए कि क्या क्या चीजें हैं, कुछ नंबर पूछ लो, उसको नहीं बता पाएगा। तो डिमेंशिया नॉर्मली यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो डिमेंशिया जो इशू रहता है यहाँ पर काफी बड़ा इंपैक्ट डाल के जाता है। तो बोला जा रहा है कि अगर आज की डेट में डिमेंशिया को आप लोग यहाँ पर जो उनको म्यूजिक अगर सुनाओ तो म्यूजिक जो है वो उसको क्योर करने का काम करता है। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी आप लोगों ने देखी होगी ना, वही बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो उसी के चलते आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर उसी के चलते इसके देखिए नॉर्मली क्या होता है, सिनेरियो आप लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर ही आप लोगों को ये चीजें निकल कर आती है, ठीक है। तो काफी सारे केस निकल कर आते हैं। मोर देन 55 मिलियन जो लोग हैं आज की डेट में वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर इन सब चीजों से ग्रसित रहते हैं, डिमेंशिया से। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि यहाँ पर 8.1% के करीब वुमेन और 5.4% के करीब मैन आप लोगों को जो यानी कि 65% से ऊपर देखने को मिलेंगे। तो उनमें ये प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है। एस्टिमेशन जो लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में 2030 तक का बोला जा रहा है कि लगभग 78 मिलियन के करीब लोग ऐसे होने वाले हैं जो कि डिमेंशिया के शिकार रहेंगे, और 139 के करीब आप लोग यहाँ पर ये 2050 तक देखने को मिलेंगे। यानी कि लोग जो है इतने डिप्रेशन, इतना टेंशन, इतने इरिटेशन में रहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर ये काफी बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। और यूरोप के अंदर तो काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलने वाली है। तो इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसलिए बताएं ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें कि हाँ ऐसा भी कोई मुद्दा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच में रस्साकसी चल रही है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। ये एक काफी एक दुखद घटना देखने को मिली। अभी 30 के करीब लोगों की जान चली गई, कहां पर, ये आप लोगों को म्यांमार के अंदर देखने को मिली। मतलब एक तरीके से जला दिया गया और एक तरीके से लोगों को काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली। म्यांमार के अंदर काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप लोगों को पता है डेमोक्रेसी वहां पर नहीं है क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडर को जेल में डाल दिया गया मिलिट्री के रूलर के द्वारा। तो मोर देन 30 जो लोग हैं इंक्लूडिंग वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, यहाँ पर उनकी जान चली गई और उनकी बॉडी जो है बिल्कुल बर्न हो गई एक तरीके से। ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पड़ोस में अगर शांति रहेगी तो चीजें अच्छी रहेंगी, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश है, हमारी कंट्री का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम बेसिकली टच करता हुआ भी नजर आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना थोड़ा सा बनता है कि शांति कैसे रहे। हरीश संगल साहब जो है वो यहाँ पर विजिट पर थे, अभी यहाँ पर आप लोगों को मैंने वो भी बताया था। अभी देखते हैं क्या होती है आगे चीजें। एक पर्टिकुलर लेक है जिसको बोलते हैं यहाँ पर एंकर लेक, ठीक है, तो इस श्रीनगर में देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं कंडीशन क्या हो रखी है यहाँ पर। मैक्सिमम तो बर्फ जो है पिघल जाता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम जो लेक होती है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, ठीक है। नहीं पढ़ाया था, एक तरीके 40 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस शब्द को क्या बोला जाता है पता है ना, बताइए चलिए किस किस को पता है, देखता हूँ। तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ये एक बेसिक चीजें आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है जो कि यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आगे बात करें, सूडान के अंदर भी यही हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सूडान के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि सूडान के अंदर आप लोगों को दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो यहाँ पर अगर देखेंगे अपनी कंट्री कंपेयर में, ये हो गया सूडान और ये हो गया साउथ सूडान। 2011 में इनको अलग किया गया, जैसे तेलंगाना से आंध्र प्रदेश अलग हुआ 2014 में, ऐसे ही आप लोग देखिएगा 2011 में सूडान से साउथ सूडान अलग हो गया। पर लेकिन आज की डेट में भी शांति आप लोगों को चीजों में देखने को नहीं मिलेगी। तो वही मुद्दा यहाँ पर निकल कर आते हैं। यहाँ पर जो सूडान है उसके अंदर में एंटी कू जो रैलीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, मिलिट्री के द्वारा कू किया गया। तो यहाँ पर जो मिलिट्री जो होती है वो एक तरीके से क्या करती है, चीजों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर कई बार इंटरनेट, फोन वगैरह सब चीजें सस्पेंड कर दी जाती है। तो प्रोटेस्ट जो है उसको कर्व करने के लिए हरकतें की जाती है, तो फ्रीडम को हनन किया जाता है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक बड़ी ही मेन सी प्रॉब्लम है, वहां पर कोई एक बार पावर में आ जाता है तो पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो ये चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। सऊदी अरेबिया ने फिर हरकतें स्टार्ट कर दी है, यहाँ पर यमन के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर दिए। तो ये कई बार मैंने आप लोगों से कई आर्टिकल भी यहाँ पर डिस्कस किए, आगे आने वाले टाइम में भी न्यूज आएगी। सऊदी अरेबिया और जो यमन है यहाँ पर, ये ठीक है। तो यमन में हुते ही कम्युनिटी आप लोग कई सारी देखने को मिलेगी जिसको ईरान सपोर्ट करता है।
तो यहाँ पर एक तरीके से सऊदी अरेबिया का बॉर्डर यहाँ पर हो जाता है। तो ये इसको इसलिए बेसिकली यहाँ पर मारता पीटता है ताकि यहाँ पर अपनी पसंद का पोपट तोता यहाँ पर बैठा के रख सके। कल को कोई भी दुर्घटना देखने को मिले तो ये उसको कंट्रोल कर सके। अपने पड़ोस में अपने हिसाब का, अपने मिजाज का आदमी होना चाहिए ना। तो ये हरकतें यहाँ पर सऊदी अरेबिया के द्वारा की जाती है, तो इसलिए वो यहाँ पर चीजों को सप्रेस करके रखता है ताकि कल को वो जो भी चाहे उसके हिसाब से हो, कोई उसके अंदर इंटरफेयर न करे। एक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ज्यादा रटना वटना इन सब चीजों के बारे में। एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, ये नहीं कि आप लोग इनके ऊपर थीसिस करने बैठ जाओ। बात की जा रही है यहाँ पर एक टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से काफी एक इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस, ठीक है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है नासा के द्वारा यहाँ पर ये छोड़ी गई। और कहां से छोड़ी गई, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग इसकी देखने को मिलेगी फ्रेंच गुयाना के अंदर से, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी, तो यहां से इसको छोड़ा गया। तो ये जो पर्टिकुलर टेलीस्कोप है ये काफी बड़ा रोल आगे प्ले करने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखते हैं, एरियन 5 जो रॉकेट है, ठीक है, तो उससे यहाँ पर बेसिकली इसको लिफ्ट किया जा रहा है फ्रेंच गुयाना से, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा। नासा है जो कि यूएसए की स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है, उसके द्वारा यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ओके। बाकी जापान के अंदर ये काफी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट आया, तो साइंस एंड टेक के अंदर ये काफी एक इंटरेस्टिंग न्यूज लगी मुझे। जापान के अंदर यहाँ पर जो प्रोफेसर है उनके द्वारा यहाँ पर टेली टेस्ट, ये यहाँ पर टीवी एक स्क्रीन जो करके यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम दिया गया यहाँ पर टीटीटीवी, ठीक है। तो एक तरीके से टेली टेस्ट टीवी बोला गया, यानी कि जो भी खाना आप लोग खाते हैं उसके ऊपर यहाँ पर कई तरीके, लगभग 10 तरीके के फ्लेवर यहाँ पर टेस्ट जो है वो स्प्रे किए जा सकते हैं, और आप लोगों का फूड का जो टेस्ट है वो आप लोग यहाँ पर एक तरीके से अच्छा किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोविड-19 के टाइम पर जब लोगों को टेस्ट आना बंद हो जाता है तो देखिए लोग जो है अलग अलग तरीके की चीजें खोज लेते हैं, तो उसी में से ये एक चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो जापान के जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये प्रोटोटाइप तैयार किया गया है, ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूछ ले आप लोगों से यहाँ पर टेली टेस्ट टीवी क्या है, तो इन्हीं की कोई टेलीविजन है जिसमें आप लोग टेस्टी यहाँ पर खाने बनाती हुई चीजें देखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा टेली टेस्ट, ठीक है, टीवी, ठीक है। तो जापान के प्रोफेसर के द्वारा 10 तरीके के फ्लेवर यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए टेस्टी चीजों को अच्छे से टेस्ट देने के लिए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बूस्टर डोज की बात की जा रही है साइंस एंड टेक वाले पेज पर ही कि बूस्टर डोज यहाँ पर देना चाहिए, तो ये भी एक मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। आप लोग क्या लगता है कि बूस्टर डोज देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, अगर आप लोगों से कोई पूछे। बाकी यहाँ पर आप लोगों को पता है, यहाँ पर एक ये पॉइंट आते हैं, FAQ वाला पॉइंट आता है। तो यहाँ पर इस FAQ वाले पॉइंट में मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो सारी आप लोगों को रिपीटेड देखने को मिलती है, यानी कि जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं, तो उन्हीं के बारे में आप लोगों को यहाँ पर चीजें बेसिकली बताई जाती हैं। अगर आप लोग इसको स्किप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग रेगुलर आप लोग सुन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर SARS-CoV-2 के बारे में बताया गया पूरा, यहाँ पर इकोनॉमी की खस्ता हालत है उसके बारे में बताने की कोशिश की गई कि आज के डेट में इकोनॉमी की खस्ता हालत देखने को मिल रही है ना, तो उसको कैसे आगे लेकर चलना है, तो वो सारी चीजें समझाने की कोशिश की गई है। और अफगानिस्तान के अंदर जो आज के डेट में कंडीशन देखने को मिल रही है उसको बताया गया है। अफगानिस्तान के अंदर ना बिल्कुल ही कहानी खराब हो चुकी है, डिजास्टर आ चुका है, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है जब से यूएस से बाहर निकला है, तो वो सारी बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर नजर आती है। तो ये ऐसी चीजें होती है जो रेगुलर आप लोग को न्यूज में देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान के अंदर उन्हें पैसे किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, अफगानिस्तान के अंदर ये चीजें होगी, तो ये सारी चीजें जो है उनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर NCLAT के बारे में। तो बोला गया कि इसके द्वारा स्टे लगा दिया गया है 873 करोड़ रुपए का जो फाइन लगाया गया बियर जो मार्केट के ऊपर। तो ये नॉर्मली नहीं पूछेगा कोई, आप लोगों से NCLAT पूछा जा सकता है, ठीक है। तो NCLAT क्या होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये GS पेपर 3 के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर वाला जो एरिया है ना, वहां पर आप लोग आ जाएगा। तो ये कंपनी एक्ट आया था हमारे देश में 2013 में। तो कंपनी एक्ट के हिसाब से इसको बनाया गया था, सेक्शन 410 था कंपनी एक्ट का, सेक्शन वेक्शन मत रटना, बस कंपनी एक्ट कम से कम याद रख लेना। तो अगर यहाँ पर आप लोग केस लेकर जाते हैं तो NCLT जो है यहाँ पर ये एक तरीके से यहाँ पर ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो कि केस सुनता है। यहाँ पर अगर कोई आता है NCLT के अंदर में तो उसके चलते NCLAT उसके केस यहाँ पर सुनता है। जैसे हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया, कोई कंपनी दिवालिया निकल जाता है तो उसके केसेस में यहाँ पर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल के तौर पर आता है, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अगर कोई केस आता है तो नेशनल कंपनी अपीलेट लॉ ट्रिब्यूनल, जैसे हाई कोर्ट का कोई केस आता है ना तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले जाते हैं। ऐसे ही NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसका कोई केस आता है तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में चला जाता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर ये, ठीक है। टोटल यहाँ पर अगर आज के लिए बात करें तो हमारे देश में कोई केस आते हैं तो यहाँ पर ये देखता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के तौर पर। इसी के साथ में कोई अगर NCLAT से भी खुश नहीं है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है डायरेक्ट, यानी कि हाई कोर्ट को स्किप कर दिया गया है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखेगा, समझ में आया। यहाँ पर NCLT का जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो आप लोग NCLAT में आप लोग जाकर बोल सकते हैं, और NCLAT से भी अगर आप लोग खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल आप लोगों को देखने को मिलता है। ट्रिब्यूनल का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इस तरीके चीजों को लेकर चला जाए ताकि कोई टेंशन देखने को न मिले, यहाँ पर कोर्ट के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, तो एक साइड में कोर्ट बना दिए जाते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर ये जो है बेसिकली ये जो NCLAT है यहाँ पर ऑल्सो एक तरीके से एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो हियर करता है कोई भी मैटर अगर आते हैं यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसके चलते भी चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी जिक्र किया गया जो फाइन लगाया गया था, तो उसके बारे में बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कंपनी एक्ट 2002 के हिसाब से हमारे देश में बनाई गई थी, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर चीजों को आगे लेकर चला गया 2009 में एक प्रॉपर वे में चीजें चली। हमारी कंट्री में बेसिकली मुद्दा ये रहता है कि कल को चल को कोई मोनोपोली ना कर ले, जैसे जियो है, पता चला जियो बोल रहा है कि मैं ही बस यहाँ पर रहूंगा और कोई नहीं आएगा, तो जियो जियो ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इन सब चीजों को साइड में करने की कोशिश करता है। एक कंपटीशन का माहौल देश के अंदर होना चाहिए, सब लोग जो है वो सारी चीजों को एंजॉय करें, ऐसा ना हो कि कोई अपनी मनमानी यहां पर चला रहा है, तो उस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड अगर प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो 1969 में यहां पर इस तरीके की चीजें लाई गई थी ताकि यहां पर मोनोपोली क्रिएट न कर सके। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी यहां पर टी पर हमारे देश के अंदर, चाइना के अंदर में, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसके चलते एक कमेटी बनाई गई थी, इसका नाम था राघवन कमेटी। तो राघवन कमेटी के द्वारा यहां पर रिकमेंड किया गया कि आज की डेट में हम लोग क्या करें कि मोनोपोली और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को रिप्लेस कर अपने देश में हम लोग कंपटीशन कमीशन एक्ट लेकर आए। तो फिर कंपटीशन कमीशन एक्ट लेकर आए 2002 के अंदर में। तो इस तरीके से यहां पर ताकि अच्छे से कंपटीशन देश के अंदर माहौल बना रहे और सब जो है वो अपना काम ढंग से कर सके। तो कोई ऐसी प्रैक्टिस जो कि कंपटीशन को बर्बाद करने का काम करे, उस प्रैक्टिस को रोकने का काम यहां पर करते हैं ये सारे मुद्दे, ठीक है। तो एनसीएलटी क्या है वो बता दिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है ये बता दिया, और अभी रिसेंटली ये कई बार न्यूज में भी आ चुका है। तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसके बारे में। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगी हाँ यार कैसे कैसे क्या चीजें चल रही हैं, तो ये सारी छोटी छोटी सी बातें होती हैं यार, अगर माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी रहेगी तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और इसी के बारे में ये बातें की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर एक बार बता देता हूं, यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन हमारे देश में जो लेकर आया गया, तो इसका आंसर है नीति आयोग डी, ठीक है। ये मैंने जो शाम को आप लोगों की वीडियो आती है 8:30 बजे, उसमें सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं डिटेल में। यहाँ पर अटल इनोवेशन के मिशन के बारे में बताया था कि नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था ताकि देश के अंदर डेवलपमेंट और रिसर्च का काम हम लोग अच्छे से लेकर चल सके। तो यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंक भी सुधरी, इसके चलते 81 से आज के 48 आ गई है 2015 से 2020 के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बुल्ट बैक बेटर इनिशिएटिव के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये स्टार्ट जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोगों को पता है, मैंने डिटेल में इसके बारे में आप लोगों को बताया था। G7 कंट्री के द्वारा ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया गया बुल्ट बैक बैकर, जब 47th G7 मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली, तो उसमें यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक तरह आप लोगों को मैंने ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में बताया था, जिसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया काम करते हैं, और बाकी ग्लोबल गेटवे जिसमें BRI को अपोज करने के लिए यूरोपियन यूनियन काम करता है, ताकि इनकी हरकतें जो आज के डेट में हावी हो रही हैं उन हरकतों को हावी होने से रोका जा सके। तो बुल्ट बैक बेटर एक तरीके से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करने का तरीका है, ताकि चाइना के डेट ट्रैप में जनता न फंसे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करें यहाँ पर, तो ये किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन भी बना था यहाँ पर अभी, ये 43B आर्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था हमारे देश के अंदर में, संविधान में 2011 में यहाँ पर इसको लेकर आया गया, और पार्ट 9B के अंदर इसको ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मैंने बोलता ना आर्टिकल 19 के अंदर यहाँ पर फंडामेंटल राइट में, पार्ट 3 में, और पार्ट 4 में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखना 43B के अंदर में, ठीक है। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों के अंदर चेंज किया गया था इस संविधान के अमेंडमेंट से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में अगर कोई पूछ ले तो आप लोग इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर एथिक्स के केस स्टडी दूंगा, जो कि यहाँ पर डालूंगा बेसिकली चैनल के ऊपर, आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है जो आंसर राइटिंग वाला ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसमें जाकर आप लोग जब देखोगे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में, तो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगा। कल ऐसे मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है, इंक्रीजिंग इंटॉलरेंस इन सोसाइटी, कोज एंड द रेमेडीज। तो कई सारे बच्चों के द्वारा आंसर दिए गए, लगभग यहाँ पर आप लोग देखते हैं, तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और कल फिर ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिली, जैसे वीडियो डाली यहाँ पर, तो ये चीजें आप लोगों को नॉर्मली नजर आ जाएंगी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई 25 तारीख की वीडियो, और सारी वीडियो ऐसे ही जाती है, और ये नॉर्मली हिंदू के साथ में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, ये हरकतें। तो इसलिए यहाँ पर कोशिश किया करो कि जो भी चीजें आप लोगों को बोलता हूं उनको जरूर किया करो, ताकि वीडियो के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो कम हो। शाम को वीडियो आती है यहाँ पर, ये आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन आते हैं, और 12 बजे करीब एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो डालता हूं, ताकि आप लोग की जो पढ़ाई है वो दुरुस्त तरीके से चलती रहे। तो ये कुछ इनिशिएटिव है, आई होप कि आप लोगों को इनका फायदा हो रहा होगा। अगर फायदा हो रहा है तो दूसरों तक जो चीजें जरूर पहुंचाओ, ताकि दूसरों को फायदा देखने को मिले। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।